नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू आपको 9 बजे डेली क्लासेस लेकर आ रहे हैं और सुबह के मॉर्निंग टाइम में आपकी क्लास होती है। कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी क्लास हमारी देख रहे हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं देख रहे हैं, यानी कह सकते हैं केवल 2 या 1% ही स्टूडेंट हमारी क्लासों को देख रहे हैं। पता नहीं क्या है, कंटेंट शायद पसंद नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें बता दिया करें कि हम बिल्कुल इसमें सुधार करेंगे। लेकिन मैं इतनी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ कि अगर आप इन्हीं क्लासों का आप कर लोगे तो आपकी जो जीके जीएस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। अब तक हमने जो क्लास करी वो अशोक के प्रमुख, अशोक से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित जो मौर्यकालीन प्रमुख अशोक शासक थे उनसे संबंधित हमने बहुत सारी टॉपिकों को क्लियर किया। यहाँ पे आज हम बात करेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेखों के बारे में। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो 40 से अधिक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था, एक भाग शिलालेख, एक भाग स्तंभ लेख और एक भाग गुहालेख। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शिलालेखों की। और शिलालेखों में मैंने बताया है कि शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु शिलालेख और एक आपके वृहद शिलालेख। आज हम इस वीडियो में केवल वृहद शिलालेख के बारे में बात करेंगे कि वृहद शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुए और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से प्राप्त हुए। चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। वृहद शिलालेख की बात करें तो देखिए, एक शिलालेख यानी इनकी संख्या कितनी है? वृहद शिलालेखों की संख्या वैसे तो है 14 है। ये 14 शिलालेख हैं, लेकिन ये अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब आप यहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि जब ये अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं तो जी ये 14 इनकी संख्या कैसे हो गई? देखिए मेरे भाई, हम एक प्रकार से आज इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में जा रहे हो और स्कूल में क्या लगा होता है? नोटिस बोर्ड। एक नोटिस बोर्ड लगा होता है स्कूल में कि आपको स्कूल में आने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रेस पहननी पड़ेगी, बाल छोटे करवाने पड़ेंगे। तो आपने स्कूल में देखा जी भाई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इस नोटिस बोर्ड पे 5-6 नियम लिखे हुए हैं। तो वहाँ नोटिस बोर्ड तो एक ही लगा हुआ है, लेकिन उस पर नियम कानून जो लिखे गए हैं वो 6 लाइनों में लिखे गए हैं, यानी 6 नियम लिखे गए हैं। पहला नियम, एक तो आप स्कूल टाइम पे आओगे। दूसरा नियम, स्कूल में आप ड्रेस पहन कर आओगे। तीसरा नियम, प्रत्येक दिन स्कूल आओगे। तो ये नियम कानून है। इसी प्रकार से अशोक ने 14 नियम लिखवाए और वो जो 14 नियम लिखवाए थे वो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मतलब ये 14 नियम नहीं, ये शिलाएँ प्राप्त हुई हैं। जिन शिलाओं पर इन्होंने लेख लिखवाए थे 14, वो शिलाएँ 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं और इन्हीं पर हर एक शिला पर 14 लेख लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ शिलाएँ ऐसी हैं जिन पर 11, 12, 13 ये लेख नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। अब तक चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। पहले उसमें देखो, पहली की बात करें तो हम इसमें एक शिलालेख है। जो स्थान है हमारा जहाँ से ये प्राप्त हुआ है उसका नाम है सहबाजगढ़ी। एक सहबाजगढ़ी है, दूसरा है मनसहरा, तीसरा है कलसी, चौथा है धौली, क्रम से चलेंगे, धौली, पांचवा है चौंगड़, छठा है एरनगुड़ी, सातवां है सोपारा और आठवां है, ठीक है, गिरनार।
अब ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, गिरनार कहाँ है, ये कहाँ है, तो आइए मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ पीछे। देखिए ये पाकिस्तान में एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है पेशावर। पाकिस्तान में एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है पेशावर, और यहाँ पर एक अभिलेख स्थित है जिस अभिलेख को देखिए, ये रहा शहबाजगढ़ी, ये शहबाजगढ़ी, और ये पाकिस्तान में एक ज़िला है जिसका नाम है हजारा। तो हजारा में पड़ता है आपके शहबाजगढ़ी और मनसेरा पड़ता है आपके पेशावर में। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक ज़िला है जिसका नाम है पेशावर, और यहीं पर पड़ता है आपके, इसका नाम है, इस अभिलेख का नाम, इस शिला जो यहाँ से जिस स्थान से शिला प्राप्त हुई है उस स्थान का नाम है पेशावर, जो कहाँ से मिला है, पेशावर के शहबाजगढ़ी से। इसे शहबाजगढ़ी का शिलालेख भी कहते हैं। इसमें 14 लेख लिखे हुए हैं। उसके बाद एक है आपके शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो है ये आपके कहाँ पर है, ये आपके पड़ता है हजारा ज़िले में, ये भी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के हजारा ज़िले और इसमें। ठीक है, चलिए याद रखना। ठीक है, तो ये मनसेरा की बात करें तो मनसेरा हजारा ज़िले, और ये शहबाजगढ़ी, ठीक है, कहाँ, पेशावर में। पेशावर में पड़ता है शहबाजगढ़ी, और मनसेरा पड़ता है आपके कहाँ, ये पड़ता है हजारा ज़िले में। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गई थी। आगे बात करें कलसी, तो कलसी आपके वर्तमान उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, यूके के देहरादून में। वहीं यहाँ पड़ता है सर ये धौली की बात करें तो ये ओडिशा के पड़ता है पुरी, ये पुरी में पड़ता है। और ये है सर जौंगड़, ये जौंगड़ है, ये गंजाम में पड़ता है, उड़ीसा के गंजाम में, गंजाम। और वहीं एरनगुड़ी की बात करें तो सर ये है एरनगुड़ी। ठीक है, एरनगुड़ी की बात करें, ये रहा एरनगुड़ी, और ये कहाँ से मिला है, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के करनूल ज़िले से मिला है आपके, ये वाला करनूल से। तो आंध्र प्रदेश के करनूल ज़िले से मिला है आपके एरनगुड़ी। वहीं सौपारा की बात करें तो देखिए सौपारा, ये जो सौपारा है ये पड़ता है महाराष्ट्र के थाने में, महाराष्ट्र के थाना में पड़ता है, और यहीं से मिला है आपके सौपारा। वहीं गिरनार की बात करें तो गिरनार आपके कहाँ से मिला है, ये गिरनार आपके गुजरात के, कहाँ से, गुजरात से। और गुजरात में भी एक जगह है, गुजरात में एक जगह है, उस जगह को हम जानते हैं किसके नाम से, इसे हम काठियावाड़ कहते हैं, जो जूनागढ़ के समीप स्थित है। काठियावाड़ यानी जूनागढ़ हम कह सकते हैं, ये जूनागढ़। ठीक है, तो ये जो मिले हैं हमें 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इन्हीं 8 अलग अलग स्थानों की हम बात कर रहे थे। अब हम जानते हैं, आइए जानेंगे इनसे जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, इन शिलाओं पर कितने लेख लिखे हुए हैं। इन पर 14 लेख लिखे हुए हैं, और इनमें से 14 लेखों में से प्रत्येक लेख पर क्या क्या लिखा हुआ है इनके बारे में बात करेंगे। देखिए इनमें प्रत्येक लेख पर जो लिखा हुआ है, जैसे पहले लेख में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। देखिए प्रथम लेख में लिखा हुआ है कि जीव हत्या को निषेध किया जाएगा। जीव हत्या पर निषेध। ठीक है, दूसरा इसी में लिखा हुआ है 2 पॉइंट, सिर्फ ये कहा गया है कि जो मेरे, यानी ये लिख देता हूँ, सिर्फ 2 मोर और एक हिरण मारा जाएगा, और भविष्य में भी ये नहीं मारे जाएंगे। यानी इस शिलालेख में, यानी प्रथम जो लेख है, इस प्रथम लेख में अशोक कहता है कि देखिए जीव हत्या के बारे में, निषेध के बारे में लिखा गया कि देखिए किसी भी जीव की हत्या ना की जाए। अब मैं अशोक ये प्रथम शिलालेख में लिखवाता हूँ, और इस लेख के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं वो किसी भी समारोह पर या किसी भी प्रकार से जीव हत्या नहीं की जाएगी। कोई भी समारोह आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप त्यौहार मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस त्यौहार में, उस समारोह में किसी भी जीव की हत्या नहीं की जाएगी। ये मेरा आदेश है। मेरे भी शयन कक्ष में, मेरे भी भोजन कक्ष में, जिसे भोजनालय कहते थे, जिसे पाकशाला भी कहा जाता था, तो मेरी भी पाकशाला या भोजन कक्ष में, अशोक ने कहा था पाकशाला,
पाकशाला मतलब जिसमें भोजन बनता था, तो मेरी भी पाकशाला में सिर्फ 2 मोर और 1 हिरन मारा जाएगा और आने वाले भविष्य में इनको भी नहीं मारा जाएगा, ये मेरा आदेश है। और इसी में इन्होंने प्रथम लेख में ये लिखवाया है। इन्होंने कहा था कि मेरी पाकशाला में जो प्रत्येक दिन सैकड़ों जीव मारे जाते हैं भोजन के लिए, लेकिन अब इस अभिलेख के माध्यम से केवल और केवल सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाएंगे और आने वाले भविष्य में ये पशु भी नहीं मारे जाएंगे। कौन कौन से? 2 मोर और 1 हिरण। इसके बाद दूसरे लेख की बात करें तो दूसरे लेख में इन्होंने क्या लिखवाया है? अशोक के दूसरे लेख की बात करें तो दूसरे लेख के माध्यम से हमें जानकारी में क्या मिलती है? तो अशोक के द्वारा विजित क्षेत्र, ठीक है, अशोक के द्वारा विजित क्षेत्र, अशोक के द्वारा विजित क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों का वर्णन विजित क्षेत्र व सीमावर्ती क्षेत्रों का वर्णन हमें इस दूसरे शिलालेख में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इस शिलालेख में अशोक क्या कहता है? अशोक ने कहा है कि प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य में सीमांत प्रदेश, जैसे कौन कौन से सीमांत प्रदेश, जैसे इस सीमांत प्रदेश में इन्होंने लिखवाया है, जैसे चोल, कौन सा? चोल हो गया, चेर हो गया, ठीक है, पांड्य हो गए, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, ठीक है, सार्यपुत्र, ये इसका भी उल्लेख मिलता है। केरल पुत्र, ठीक है, जिसे चेर कहते हैं, ये केरल पुत्र, चेर, ठीक है, केरल पुत्र, ठीक है। इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी को चेर कहते हैं। ताम्रपर्णी, क्या? ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी प्रदेश। अंत्योक का मतलब ईरान वाले क्षेत्र, अंत्योक, ठीक है। यवन राज कौन सा था भैया? यवन राज की बात करें तो यवन राज का मतलब उस समय, ठीक है, यूनान से आए हुए कुछ शासक, और उस समय यवन राज और अन्य पड़ोसी राजा के प्रदेशों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी दूसरे अभिलेख में चिकित्सा सामग्री का भी उल्लेख मिलता है। किसका? चिकित्सा सामग्री का उल्लेख मिलता है। प्रियदर्शी राजा ने चिकित्सा का 2 प्रकार से प्रबंध किया। अपने सीमावर्ती क्षेत्र के राजाओं को इसने 2 प्रकार से चिकित्सा का प्रबंध किया। इसने कहा था कि, किसने? अशोक ने। जो प्रियदर्शी राजा है, इसने कहा था कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा, जहाँ जहाँ ये औषधियाँ नहीं हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी हैं और नहीं पाई जाती, वहाँ वहाँ वे भेजी जाएं और जड़ी बूटियाँ भी लगाई जाएं। यानी अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि औषधि के पेड़ लगाने का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो औषधि के वृक्ष लगवाए जाएं। यानी अशोक ने कहा था कि देखिए इसमें औषधि के वृक्ष भी लगवाए जाएं। और इसी के साथ साथ जिन क्षेत्रों में पशुओं से और जानवरों से मनुष्य एवं पशुओं से संबंधित औषधि की जानकारी नहीं मिलती है, या औषधि उस क्षेत्र में नहीं मिलती है, तो उन क्षेत्रों में औषधि भेजी जाए और ऐसे क्षेत्रों में औषधि के पेड़ भी लगवाए जाएं जहां औषधि की कमी है। ये प्रियदर्शी राजा का आदेश है, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे चलते हैं तीसरे लेख की तरफ, ठीक है। तीसरा लेख, इस लेख में अशोक क्या कहता है? इस लेख में अशोक के द्वारा क्या कहा गया है? तीसरे लेख में अशोक कहता है कि मैं अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, ठीक है, मैं अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, यानी अशोक 12वें वर्ष युक्त रज्जुक प्रादेशिक, ठीक है, अधिकारी नियुक्त करता हूँ।
क्या करता हूँ, अधिकारी नियुक्त करता हूँ। मैं अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कुछ यह आज्ञा जारी करता हूँ कि मेरे राज्य में सभी जगह प्रादेशिक रज्जुक और युक्त के साथ प्रति 5वें वर्ष के साथ के साथ प्रत्येक 5 वर्ष बाद, यानी प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें, राज्य का दौरा करें, राज्य का दौरा करें, राज्य का दौरा करें, जिससे वे प्रजा को धर्म और अन्य कार्यों की शिक्षा दें, धर्म और अन्य कार्यों की शिक्षा दें और उन्हें बताएं कि धर्म क्या है, धम्म क्या है और इसका सार क्या है। माता पिता की आज्ञा माने, मित्रों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदार भाव रखें। ये भी इसी शिलालेख में, अभिलेख में कहा गया है। किसमें, तीसरे में। तो इसमें केवल इसमें ये जानकारी मिलेगी आपको कि 12वें वर्ष ये कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है और इसी में आज्ञा जारी करता है कि मैं अशोक यह आज्ञा जारी करता हूँ कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करूँगा हर 5वें वर्ष, और मेरे साथ जो अधिकारी जाएंगे उन अधिकारियों में कौन कौन होंगे, युक्त होगा, रज्जुक होगा, प्रादेशिक होगा। इनके साथ में प्रत्येक 5 वर्ष राज्य का दौरा करूँगा और उन्हें धर्म और इससे संबंधित अन्य कार्यों की शिक्षा देंगे। और इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, आज्ञा का पालन करे, मित्र, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदार भाव रखें। ये इस अभिलेख में कहा गया है। चौथे अभिलेख की बात करें तो इसमें अशोक कहता है, इसमें अशोक के भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का पालन किया गया है। ठीक है, भेरी घोष, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का पालन करने को कहा है। ठीक है, पालन करने को कहा है। इसमें अशोक कहता है कि देखिए किसी भी व्यक्ति को, भेरी घोष का पहले अर्थ समझिए। भेरी घोष का अर्थ क्या होता है? भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध के नगाड़ों की आवाज़। ठीक है, युद्ध के नगाड़ों की आवाज़, युद्ध के नगाड़ों की आवाज़। चौथे शिलालेख में अशोक कहता है कि, चौथे लेख में अशोक कहता है कि देखिए मैं भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का पालन करता हूँ। अर्थात युद्ध के माध्यम से नहीं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य को केवल धम्म के आधार पर ही जीता जा सकता है। अर्थात मैं अशोक प्रियदर्शी के धर्म आचरण से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया और प्रजा में देव विमानों, अग्नि के गोलों एवं अन्य दिव्य दृश्यों के प्रदर्शनों द्वारा, धम्म में उसकी शिक्षा द्वारा जीवित प्राणियों के वध और हिंसा का त्याग, संबंधी ब्राह्मणों, श्रमणों का आदर, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये सभी इस अभिलेख में कहा गया था, चौथे में भी। और इन्होंने कहा था कि भेरी घोष के स्थान पर मैं धम्म घोष का पालन करता हूँ, यानी किसी भी व्यक्ति को युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि किसके माध्यम से जीता जा सकता है? प्यार से और धम्म के माध्यम से जीता जा सकता है किसी भी राज्य को, किसी भी व्यक्ति को। तो इसमें केवल भेरी घोष के स्थान पर, यानी युद्ध ना करके उसको धम्म का पालन करने के माध्यम से भी जीता जा सकता है। ये था कि अशोक के चौथा शिलालेख। पांचवा लेख की बात करें तो पांचवा लेख क्या है? देखिए, पांचवें लेख में अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है, यानी परिवार का उल्लेख मिलता है अशोक के। ठीक है, पहले तो इसमें ध्यान रखें तो इसमें परिवार एवं जीवित भाइयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसी अभिलेख में अशोक कहता है कि मैं अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करता हूँ। इसमें अशोक कहता है कि मैं अपने
राज्याभिषेक के 14वें वर्ष एक धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करता हूँ। ये धर्म महामात्र नामक अधिकारी जो है जनता के बीच में जाएंगे, उनके कल्याण और सुख के लिए और उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनके कष्टों को दूर करने का ये प्रयास करेंगे। यानी ये जो अधिकारी हैं ये जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जा कर के उनके सुख और दुख के बारे में पूछेंगे, और दुख अगर उन्हें हो, अगर कष्ट उन्हें हो, तो वो ऐसे कार्य करेंगे, धर्म महामात्र नामक अधिकारी ऐसे कार्य करेंगे जिससे जनता के सुख, जनता के दुख जो है उनको दूर किया जा सके, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। इसी शिलालेख में, अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है। कौन सी? यही। और ये जो परिवार एवं जीवित भाइयों का वर्णन हमें मिलता है, ये क्यों मिलता है? इसमें आपसे मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास कराई थी, अशोक के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ अशोक के राज्याभिषेक को लेकर के मैंने बात करी थी कि अशोक का राज्याभिषेक, और उसमें मैंने बताया था कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ 273 ईसा पूर्व में, ये गद्दी पर बैठ जाता है, राजा बन जाता है, लेकिन इसको 4 साल लगे थे अपने राज्याभिषेक कराने में। और कुछ जैसे बौद्ध ग्रंथ, महाबौद्धि वंश, दीपवदान, अशोकावदान और फायुंग की जो एक चीनी पुस्तक थी, ठीक है, उसके माध्यम से भी पता चलता है कि इसने अपने मंत्री राधागुप्त की सहायता से अपने 99 भाइयों की हत्या करी। ठीक है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तिब्बती लेखक तारानाथ के माध्यम से भी मिलती है, और ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। लेकिन यहाँ पर अशोक के जीवित भाइयों का और परिवार का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए छठे लेख की बात करें तो छठे लेख के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है? इसमें अशोक कहता है कि इसमें तीव्र गति से कार्य संपादन करने हेतु इस लेख में अशोक कहता है कि हर समय चाहे मैं कहीं भी रहूं, ठीक है, हर समय चाहे मैं कहीं भी रहूं, भोजन करता रहूं या अंतपुर में रहूं या शयन कक्ष में रहूं, शयन मतलब सोने वाला घर, चाहे मैं बाग में रहूं या सवारी पर रहूं, सब जगह प्रतिवेदक जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित कराएंगे, यानी इन्होंने कहा कि चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे शयन कक्ष में, चाहे भोजन कक्ष में, चाहे ठीक है बगीचे पे हूं, चाहे सवारी पे हूं, इन प्रतिवेदक व्यक्तियों का कार्य यह होगा, इन अधिकारियों का प्रमुख कार्य यह होगा कि मुझे हर समय जनता के हाल से परिचित कराएं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राजा ने कहा था कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, अगर मेरी प्रजा मुझसे मिलना चाह रही है तो उसे मिलने से ना रोका जाए। ये छठे शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, आइए जानते हैं 7वें शिलालेख के बारे में। ठीक है, 7वां शिलालेख, 7वें शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है? तो 7वें शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग, ठीक है, इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास करें, निवास करें क्योंकि सब संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं, क्योंकि सभी संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं। ये कहा था अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में। यानी कि इन्होंने कहा था कि मेरे संप्रदाय में, मेरे राज्य में मेरी जो प्रजा है वो अलग अलग संप्रदायों की है, और अलग अलग संप्रदायों के लोगों को मैंने ये नहीं कहा कि वो एक ही जगह रह सकते हैं, नहीं, अभी यानी सभी संप्रदाय के लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, किसी भी जगह जा कर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे ही पास रहें या मेरे ही साम्राज्य में रहें, कहीं भी जा कर के रह सकते हैं,
क्योंकि सभी को संयम और चित्त की शुद्धि आवश्यक है। 8वें लेख में अशोक क्या कहता है? 8वें लेख की बात करें तो 8वें लेख में अशोक के द्वारा क्या कहा गया है कि इसमें अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन मिलता है। यानी 8वें अभिलेख से ही हमें 8वें लेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने कुछ धम्म की यात्राएं की, और धम्म की यात्राओं में इसने सबसे पहले यात्रा की थी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ठीक है, अशोक के ने अपने 10वें वर्ष राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा करी? बौद्ध गया की। इसने बौद्ध गया की यात्रा करी। दूसरी जो यात्रा करी थी अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष इसने निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करी। और ये हमें 8वें लेख से तो जानकारी मिलती है, लेकिन इसके द्वारा लिखवाए गए और कुछ अन्य लेख भी, स्तंभ लेख भी थे, शिलालेख भी थे, जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। जैसे बौद्ध गया की यात्रा की जानकारी हमें 8वें लेख से मिलती है, लेकिन 12वें वर्ष जो इसने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा करी थी, एक निगलिवा अभिलेख है, उस निगलिवा अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है कि इसने 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा करी थी। निगाली सागर वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। और रुम्मीदेई अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करी और यहाँ के लोगों को कर माफ़ कर दिया था, और भूमि कर में इसने 1/8 की कमी कर दी गई थी, यानी 1/8 भूमि कर दिया गया था इसी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9वें लेख की। 9वां लेख अशोक के द्वारा लिखवाया गया 9वां लेख कौन सा है? ठीक है, 9वां लेख अशोक के द्वारा लिखवाया गया 9वां लेख। आइए जानते हैं 9वां लेख के बारे में। ठीक है, 9वां लेख अशोक का 9वां लेख। अशोक के 9वें लेख में क्या लिखा हुआ है? अशोक के 9वें लेख में इसमें अशोक कहता है कि लोग विविध मंगलाचार करते हैं। ठीक है, विविध मंगलाचार करते हैं। लोग विविध मंगलाचार करते हैं लेकिन उनका फल बहुत ही कम होता है। लेकिन उनका फल बहुत ही कम होता है। लेकिन उनका फल उन्हें बहुत ही कम मिलता है। धम्मरूपी मंगलाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। धम्मरूपी मंगलाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी धम्मरूपी मंगलाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसमें होता क्या धम्म में? देखिए, धम्मरूपी मंगलाचार का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्तियों की आप किस प्रकार से सहायता कर रहे हो। आप ऐसे कार्य कौन से ऐसे कार्य कर रहे हो जिससे दूसरों का कल्याण हो। ठीक है, कहते हैं ना, जैसे आप कहीं जाते हो, लिखा होता है बोर्ड पे कि आपका यात्रा मंगल में हो, मतलब अच्छी यात्रा हो। तो आप अच्छे काम तो बहुत सारे करते हैं और उन्हें करने के बहुत सारे प्रकार भी हैं, लेकिन उनका फल आपको बहुत कम ही मिलता है। लेकिन अगर आप धम्म के माध्यम से चल के अच्छे कार्य करोगे तो वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि धम्म में होता क्या है, इन्होंने अशोक ने कहा है। तो इसमें दासों किस किस के बारे में कहा गया? इसमें कहा कि धम्म के माध्यम से आप दासों, सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार रख सकते हो, गुरुजनों का आदर कर सकते हो,
प्राणियों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार रख सकते हैं और ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देकर भी आप मंगलाचार कर सकते हो, यही धम्म है। ठीक है, चलिए आगे बात करें 10वें लेख की। 10वें लेख की बात करें तो इसमें अशोक क्या कहता है। 10वें लेख की बात करें तो इस लेख में अशोक के द्वारा क्या कहा गया है। इस 10वें लेख में अशोक ने कहा है, यश और कीर्ति की जगह धम्म का पालन करें। यश और कीर्ति की जगह धम्म का पालन करें। ये अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में कहा। इन्होंने कहा कि देखिए हमें यश यानी हमें बल दिखाने की क्या आवश्यकता है, हमें अपनी ठीक है ताकत दिखाने की क्या आवश्यकता है। हम इन दोनों का इस्तेमाल ना करके, यश का मतलब होता है अपनी ताकत, कीर्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को जीतने की इच्छा रखना। तो ताकत के बल पर किसी चीज़ को जीतने की इच्छा रखना, इसके स्थान पर हम धम्म का पालन कर सकते हैं। धम्म के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। धम्म के पालन करने से हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यश और कीर्ति ना दिखा करके उसकी स्थान पर, उसकी जगह पर हम धम्म का पालन करें, यही अशोक ने अपने 10वें लेख में कहा था। तो आई होप कि क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल आज। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।